बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कि मूड अच्छा रखें, क्योंकि अगर आपका मूड सुबह अच्छा होगा तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। और आज हम सुबह ऑफ एयर टीम बात करी थी कि चाय का अच्छी होना, मुझे अच्छी चाय मिलना कितना ज़रूरी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मेरा पत्नी कोई अच्छी आदत तो नहीं है जिसको मैं बड़े फ़ख्र से बताऊँ, लेकिन जब तक मुझे अच्छी चाय नहीं मिलती मेरा मूड अच्छा नहीं होता। तो अल्लाह भला करे, हमारे यहाँ पे वकार भाई है एक आदत, वो हमें चाय पिलाते हैं सुबह अच्छी सी, तो वो अच्छी चाय ना पिलाएं तो बड़ा मसला हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं जी। इसके साथ साथ आज का जो हमारा स्टार्ट में टॉपिक है, वैसे हम हमेशा पॉलिटिकल सिनेरियो पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन बहुत अरसे से जब आप खुद ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया होता है रोड्स पर कि किस तरह के मसाइल लोगों को फेस करना पड़ते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी शरह तकरीबन 40% है जो पैदल जाते हैं, और गाड़ियों में जो लोग ट्रैवल करते हैं 8 to 9% उनकी शरह है। लेकिन जो 40% हमारी आवाम है उनके लिए पैदल चलना एक चैलेंज से कम नहीं है। मतलब अगर आपने रोड क्रॉस करनी है, आपने कहीं जाना है, आप रोड की साइड पे चल रहे हैं, प्रॉपर स्पेसेस मौजूद नहीं है, ओवरहेड ब्रिजेस नहीं है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग उस तरह से नहीं है, अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है भी तो उसके ऊपर गाड़ियाँ और बाइक्स और पता नहीं क्या क्या खड़ा होता है कि वो बेचारा पैदल चलने वाला उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। उसके साथ साथ एज ए नेशन हमारा बिहेवियर भी कुछ अच्छा नहीं है। पैदल चलने वालों के हवाले से भी मैं बात करूँगी, और हम जब रास्ता देने की बात आती है किसी को, अगर हम रोड क्रॉस करता देख रहे हैं तो हम गाड़ी की स्पीड कम करने की बजाय उसको बढ़ा देते हैं कि कहीं ये पहले ना गुजर जाए हमसे। हालांकि दुनिया भर के अंदर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके हकूक़ बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं गाड़ियाँ रोक देते हैं दूर से ही, अगर वो किसी पैदल चलने वाले शख्स को देख लें, और बाकायदा उनके लिए सिग्नल्स, ट्रैफिक कवानीन, सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली लाहौर के अंदर हम इस तरह का मसला क्यों फेस कर रहे हैं, इस पर हम आपको पहले स्टार्ट में एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पास एक गेस्ट है, उनसे गुफ्तगू करेंगे पैदल चलने वालों के हवाले से। जी आप ये रिपोर्ट देखें। कोलंबिया के शहर बगोटा के साबिक मेयर पेनालूसा कहते हैं वो शहर जो बच्चों, बुजुर्गों, माजूरों और गरीबों के लिए अच्छा हो वो सब के लिए अच्छा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के 40% लोग पैदल दफ्तर जाते हैं, जबकि मुख्तलिफ गाड़ियों पर दफ्तर जाने वाले लोगों का तनासुब सिर्फ 8% है। सवाल ये है कि फैक्ट्स को पीछे रखते हुए लाहौर की डेवलपमेंट सिर्फ 8% लोगों को मद्देनजर रखकर क्यों की जाती है, और अगर लाहौर का 40% हिस्सा पैदल चलता है तो सिर्फ 8% गाड़ी वालों के लिए उसे क्यों बदला जाता है। हालांकि हम जानते हैं गाड़ी वालों के लिए शहर की तरतीब पैदल चलने वालों का हक छीनती है। लाहौर शहर की मरकजी शाहराहों पर ओवरहेड ब्रिजेस की अदम मौजूदगी पैदल चलने वालों के लिए वबाले जान बन गई है। शहर की मारूफ सड़कों पर शहरियों का रोजाना की बुनियाद पर सड़क पार करना दुश्वार हो गया है। जहां शहरियों को सड़क पार करने में शदीद दुश्वारियों का सामना है, तो वहीं ट्रैफिक के हुजूम में गाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाती है। ऐसी सूरत हाल में पैदल चलने वालों के लिए महफूज तरीके से सड़क पार करना एक चैलेंज बन जाता है। पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए बरवक्त इक़दामात की अशद जरूरत है। इलाका मकीनों ने हुकाम से अपील की है कि वो इस सूरत हाल को देखें और शहरियों के लिए सड़क पार करने की जगहों को महफूज बनाएं, ताकि कोई भी शख्स जानलेवा हादसे का शिकार ना हो। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੁੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਅਗਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ है ना तो बहुत मुश्किल नाल करीदी है। भाई यहाँ पे ओवरऑल ब्रिज बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोज़ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं। आवाम के बारे में सोचना चाहिए। ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर लगाए गए स्पीड स्पाइक्स भी टूट चुके हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों ने वन वे की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी है। ये सूरत हाल न सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक है, बल्कि दीगर गाड़ी वालों के लिए भी परेशानी का सबब है। स्पीड स्पाइक्स टूटने की वजह से सड़कों पर हादसात के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है,
जो शहरियों की जिंदगियों के लिए शदीद खतरा है। शहरियों का कहना है कि अगर ओवरहेड ब्रिजेस की तामीर की जाए तो ये ना सिर्फ उनकी जिंदगियों को महफूज बनाएगा बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी लाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इधर एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाई जाए ताकि लोगों की जान को जो खतरा लाहिक है, क्योंकि रोड क्रॉस करते हुए कुछ भी हो सकता है। इतने एक्सीडेंट होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, और जो ट्रैफिक है ट्रैफिक वालों के लिए भी ये बड़ा मसला है। ये तो बिल्कुल वाधा घाटा हो सकता है, जाना जा सकदियां ने। एक काम होना चाहिए, चंद चढ़े सारी दुनिया वेखे, ये बिल्कुल पुल बनना चाहिए। एक तरफ शहर का मसरूफ तरीन हिस्सा शौकत खानम चौक है, जिसके इर्द गिर्द से निकलने वाली सड़कें पैदल चलने वालों के लिए वबाले जान बनकर रह गई है। शौकत खानम चौक में वाक़े निजी तालीमी इदारे के तलबा और तालिबात भी शदीद परेशानी का शिकार हैं, जिन्हें रोजाना की बुनियाद पर सड़क पार करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना होता है। यार हम यहाँ के स्टूडेंट हैं यूसीबी के, यहाँ पे हमें बहुत सा मसला होता है, जैसे कि हमें क्रॉस करना पड़ता है, यहाँ नाश्ता करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात होती हैं। यहाँ पे कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। एक ओवरहेड ब्रिज होना चाहिए जिससे ईजिली स्टूडेंट आए क्रॉस करे, उसकी भी सेफ्टी है, अपना बंदा कोई एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होगा। यहाँ पे मुश्किल पेश आती है, यहाँ पे एक ओवर ब्रिज होना चाहिए जहाँ से बच्चे गुजर के जा सके, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत तेज़ होती है लाहौर की ट्रैफिक। बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, बच्चों का आना जाना भी है, तो बहुत ज़्यादा एक ये चिंची वगैरह ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है। तो होना तो चाहिए कि कोई ना कोई सहूलत तो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। कुछ लोगों का ख्याल है कि जहां पैदल चलने वालों के लिए ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाते हैं तो पैदल चलने वालों की जानिब से इन पुलों का इस्तेमाल कम किया जाता है, जो बड़े हादसात का सबब बनता है। बतौर शहरी हमारा भी फर्ज है कि हम कवानीन पर अमल करें। इस बात में कोई शक नहीं कि शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है, मगर अवामी शऊर भी इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकता है। शहर के जिम्मेदार इदारों को चाहिए कि वो इस मसले को संजीदगी से लें और ओवरहेड ब्रिजेस की तामीर के साथ साथ दीगर हिफाजती इक़दामात को भी अमली शक्ल दें, ताकि लाहौर शहर की पहचान एक महफूज शहर के तौर पर हो सके, क्योंकि वो शहर बहुत बेहतर है जो अपने लोगों के लिए मौजू हो, ना कि बाहर के लोगों को लुभाने के लिए। जी, आपने ये डिटेल रिपोर्ट देखी है, जो हालात वाक़यात हैं रोड्स के ऊपर, जिस तरह से जो पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात हैं, और अवामी शऊर बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। ज़ाहिर है अवेयरनेस का मामला सबसे पहले आता है कि लोगों को इस हवाले से अवेयर होना चाहिए, और फिर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना और उस पर इम्प्लीमेंट कराना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हसन यूसुफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर कानून हैं। थैंक यू वेरी मच जी, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो भी हमने इन डिटेल एक रिपोर्ट भी देखी है, और लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली आप भी चूँकि रोड्स पर जब जाते होंगे और आप देखते भी ऑब्जर्व भी करते होंगे कि पैदल चलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। और जहाँ पूरी दुनिया के मॉडल की बात करें, हम लंदन की बात करें या कहीं भी यूरोपियन कंट्री की बात करें, हम दीगर मॉडल्स को तो फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको हमें फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, आपकी रिपोर्ट बड़ी कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव थी। इसमें दो एस्पेक्ट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। एक के जी 40% लोग दफ्तरों के जाने में जो लोग हैं वो पैदल चलते हैं। मेरे ख्याल से ये वो 40% हैं जो एक्चुअली मेट्रो से उतर के चलते हैं। बिल्कुल, इससे कई ज़्यादा लोग होने चाहिए जो दफ्तरों तक, ऑफिस से एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस तक जाए। लेकिन उसकी वजह यह है कि जो फुटपाथ रखे जाते हैं सड़कों की तनासब से, मुनासबत से, वो सड़कों पे इस वक्त ओवर क्राउडिंग है और चलने की दुश्वारी है, और चलने के लिए रास्ता ही नहीं। बिल्कुल। दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने बड़ा बारीकी से बयान किया कि हमें कवानीन पे अमल करना चाहिए। मेरे ख्याल से उससे पहले हमें इखलाकियात पे अमल करना चाहिए। एब्सोल्युटली। अब आप देखिए कि अगर एक मोटरसाइकिल पे खातून जा रही हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, आप उनके आगे हॉर्न नहीं बजाते, ओवरटेकिंग करते। ये इखलाकियात का तकाजा है, कानून का नहीं। कानून बहुत बाद में आता है। इखलाकी नज़र से अगर कोई पैदल जा रहा है, आप उसके लिए गाड़ी रोकते भी हैं क्रॉसिंग के वक्त, आप कोई अढेर उम्र के शख्स को, औरत को रास्ता देते भी हैं। आप नाबीना अफराद हैं हमारे मुल्क में, हमारे कौम में, हमारे शहरों में। आप स्पेशल लोगों की नीड्स हैं, कोई व्हील चेयर पे है, कोई बीमार है, कोई हस्पतालों में है, हस्पतालों के गिर्द पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है एब्सोल्युटली, तो वहाँ लोग पैदल आते हैं। आप अदालतें देख लें, आप थाने देख लें, आप ऐसे अहम मकामात देख लें जहाँ बच्चों के स्कूल्स हैं या पार्क्स हैं,
तो पार्किंग ही नहीं है। पार्किंग ही नहीं। अब बच्चा एक चल रहा है, बच्चा एक पार्क तक नहीं जा सकता अगर उसके साथ कोई बड़ा नहीं है, बड़ा उसको, नहीं, हाँ। कोई खुदा न खास्ता कोई हिट एंड रन ना हो जाए। एब्सोल्युटली। तो मैं एक स्टेटिस्टिक्स और आपको दूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान में पैदल चलने वाले अफराद तकरीबन 3 लाख और 2.5 लाख के दरमियान हादसों के शिकार हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ ह्यूज नंबर। इट्स अ ह्यूज नंबर। आई मीन ये हादसे का मतलब है कि ये रिपोर्टेड है और इसको आप अवॉइड कर सकते थे। सो मेरे नज़दीक कवानीन से कवानीन तो ये कहता है जी आप हेलमेट पहने, लेकिन इखलाकियात ये कहता है कि अगर उसके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप उन्हें हॉर्न ना दें, उन्हें जाने दें, मोटरसाइकिल पे कोई बैठा है। तो इन मेरे ख्याल से ये ऐसा अहम टॉपिक है जिसको हम देखते ज़रूर हैं, बोलते नहीं हैं। अच्छा हसन साहब, अब बात यह है कि लाहौर के अंदर एक तरफ तो हम अभी इस रिपोर्ट में भी हमने बात की और वैसे भी हम बात करें कि ओवरहेड ब्रिजेस होने चाहिए, जो कि बहुत कम है। हमने कैनाल के ऊपर देखें 3-4 यूनिवर्सिटी के लिए बनाए हुए हैं, उसके अलावा बहुत कम हमें ओवरहेड ब्रिजेस नज़र आते हैं जहाँ से लोग गुजर सकें। जो कन्वीनियंस का एक एलिमेंट है वो हमने नहीं रखा हुआ। हम चलान करना है तो हम गाड़ी वाले का, बाइक वाले का करते हैं, इम्प्लीमेंट भी कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये भी मेक श्योर करना है कि जो सड़क पे चल रहा है उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, ये भी जिम्मेदारी है। देखिए आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पैदल चलने वाले का सिक्योरिटी। देखिए जैसे हम कहते हैं रॉबिंग, या आप उसे कह सकते हैं डिकॉइटी, मोबाइल फ़ोन छीनना, पैदल चलने वाले को ये भी एहसास सिक्योरिटी का होना चाहिए कि मैं अगर ओवरहेड ब्रिज से जाऊं तो मुझे रात के वक्त या अंधेरे में कहीं मेरी रॉबरी या कहीं डिकॉइटी ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना है। जो आपकी मेन शाहराएँ हैं जिसमें हाई स्पीड ज़्यादा है, जिसमें स्पीड गाड़ियों की और ट्रैफिक की ज़्यादा है, वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनना ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि मेरे नज़दीक रोड का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। अगर आप रोड बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, तो एक ओवरहेड ब्रिज बनना वहाँ लाजिम है, स्पेशली अगर दोनों इतराफ ऐसे हैं कि जो कनेक्ट ना हो सके। देखिए नहर गुजर रही है, या आपकी जेल रोड है, या आपकी इवन हम शौकत खान हम जिस रोड की बात करें उसमें जो यू टर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और 3-4 रोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप लाहौर से बाहर जाएँ तो इंडस हाईवे है डेरा गाजी खान में, आपकी MM हाईवे है, तो आप उस अतराफ़ में देखें कि वहाँ हैवी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल एक किस्म की बड़ी डेंजरस मोड में चलाई जाती है। एब्सोल्युटली। तो वहाँ राहगीर और वहाँ पैदल चलने वाले का क्या सर, अभी आप रिंग रोड पे देख लें, जहाँ पे आप मेन रोड पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे 100 स्पीड लिमिट है, वहाँ पर लोग पैदल सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं क्योंकि इर्द गिर्द गाँव हैं बहुत सारे जहाँ पे लोग कम्यूट करते हैं, लेकिन आप वहाँ पे भी मेन रोड के ऊपर जा रहे हैं। अब इनका आप मुझे थोड़ा सा कानूनी पर्सपेक्टिव से बताएं, क्या कवानीन है जी हमारे पास? हमारे पास सिर्फ ट्रैफिक कवानीन है और ट्रैफिक कवानीन पाबंद करते हैं ट्रैफिक चलाने वाले को। ठीक है। पैदल चलाने वाला या चलने वाले पे वो ट्रैफिक कवानीन नहीं। आप वो देखें ना, इखलाकियात का तकाजा कि तमाम तर बर्डन जो है वो ट्रैफिक मोबिलिटी वाले पे है, जिसके पास कार है, ट्रांसपोर्ट है, यहाँ तक कि टांगा भी है, टांगे के भी पर कानून कवानीन लागू हैं। जो पैदल चलने वाले हैं उस पर अवेयरनेस लागू है। अवेयरनेस की हद तक ये है कि जी अगर ट्रैफिक लाइट में लाल नज़र आ रहा है और उस पर पैदल चलने वाले पे लाल नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपने ट्रैफिक नहीं क्रॉस करनी। मज़े की बात ये, बाहर के मुल्कों में हमारे यहाँ बेशतर इशारों पे पैदल चलने वालों के लिए वो इशारा नहीं मौजूद। सो उनको अवेयरनेस क्रिएट करना और प्रेशर उस पर रखना ट्रैफिक कवानीन पे। मैं छोटी सी बात करूँ, मैं ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक मोटरसाइकिल वालों को ये क्रेडिट दूंगा कि वो अब हेलमेट पहनते सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। आपने आगाही की एक मुहिम स्टार्ट की, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। अगर आप आगाही की मुहिम ये स्टार्ट करें कि आपने पैदल चलने वाले को इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी अपने से ऊपर रखना है, उसका हक पहले है, फिर हमारा हक है। सर यहाँ रोड सेंस का भी बड़ा मसला है ना। अच्छा, अब आप चूँकि यूके में रहे भी हैं और आपको आइडिया भी होगा, वैसे तो हम मेट्रो हो या ट्रेन्स हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके मॉडल्स को लाहौर जैसे शहर में इम्प्लीमेंट हमने कहीं ना कहीं करने की कोशिश भी की है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं।
लेकिन वहाँ पे जो पैदल चलने वालों के राइट्स हैं या उनका जिस तरह से रिगार्ड और जो अखलाकियात का मुजाहरा वहाँ किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते क्योंकि एक मॉडल हमारे सामने मौजूद है। ज़रा हमें बताएं कि वहाँ पे जो चलान है या पैदल चलने वालों को फैसिलिटेट करने का मामला है, किस हद तक फोकस किया गया है? देखिए वहाँ पे जो सबसे की एलिमेंट है ना, वो एक इखलाकी एलिमेंट को बहुत ऊपर रखता है। एब्सोल्युटली। वो ये बताना चाहते हैं कि इखलाकी तौर पे हम एक महज़ब कौम है। मैं इस बात को यहाँ करना चाहता हूँ कि हम कल्चरली बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इसलिए हमारे अंदर भी वो इखलाकियात कदरें मौजूद हैं, उन्हें सिर्फ सामने लाने की देर है। दूसरा एलिमेंट यह है कि वहाँ इन्वायरमेंट और अपने इर्द गिर्द के माहौलियात का इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ट्रैफिक को बंद किया, पैदल चलना और साइकिल पे चलने को इनकरेज किया, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल। तो अगर आप उस ही डगर पे रहना चाहते हैं तो आपको पैदल चलने वालों को इनकरेज करने के लिए एक तो माहौलियात का एस्पेक्ट लाना पड़ेगा, जो पेडेस्ट्रियन वॉक है। चलें ओवरहेड ब्रिज तो एक देखें, हम एक गरीब मुल्क है, लेट्स एडमिट द फैक्ट, ठीक है, हमारे लिए ओवरहेड ब्रिज बनाना, लोहे का स्ट्रक्चर को खड़ा करना जरा कदरतन महंगा काम है। नहीं सर, मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने करोड़ों अरबों के हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं रोड्स के, ये जो आधे आधे छोड़ देते हैं, अगली हुकूमत आती है वो छूट जाता है। उस प्रोजेक्ट पे अगर आप एक ओवरहेड या 2 ओवरहेड ब्रिज बना देंगे तो वो डिले होने की वजह से जितने एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, आप ये तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं बजाय आपकी बात में बजाय बिल्कुल सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ओवरहेड ब्रिज बनाते वक्त अगर सिर्फ पेडेस्ट्रियन वॉक को क्लियर कर दें, जिसमें आप ये रिक्शा खड़े पार्क होते हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं, यहाँ तक कि दुकानदार, तजावजात की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा लोगों ने वहाँ पे थड़े लगाए हुए हैं, आप अगर वो हटा लें तो वो निस्बतन बहुत आसान काम है, इखलाकियात का तकाजा भी पूरा होता है। तीसरी चीज़ सिक्योरिटी का है। हमने सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को सिर्फ महदूद कर दिया है कि जी घर या सड़क पर राज़ नहीं हो सकी। अगर आप आज का माहौल देखें कि वो ओवरहेड ब्रिज में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, खुसूसन ख़वातीन के हद तक। मैं कल एक क्लास में था तो मुझे छोटा सा एक लेक्चर देना था, तो मैंने पूछा ख़वातीन कितनी सिक्योर फील करती, आप में से कितने लोग सिक्योर फील करते हैं? तो फर्स्ट ख़वातीन ने हाथ रेस किया इनसिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो आपने पैदल चलने वाले को सिक्योरिटी का, तहफ़्फ़ुज़ का और इम्पोर्टेंस का एक जहन में देना कि आप इम्पोर्टेंट है, गाड़ी वाला चाहे वो करोड़ों की गाड़ी है, वो आपके पैदल चलने के ताबे है। आपका पहला कदम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रखा नहीं, उसको ब्रेक लगानी। जब आप ये एहसास उसको डालेंगे, यकीन माने मैं और आप भी पैदल चलेंगे। सर मसला अब यहाँ पे ये है कि हम इखलाकियात का तो बिल्कुल ही हाल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो हम स्पीड बढ़ा दें, वो क्रॉस ना कर सके। इवन हम बुजुर्गों, ख़वातीन को रास्ता देने के रवादार नहीं है, और अगर आपकी अगली गाड़ी ने रास्ता दे दिया तो पिछली वाली हॉर्न देकर आपको ये मेक श्योर करेगी कि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है रास्ता देकर। ये जो एज ए नेशन हमारे अंदर अवेयरनेस का फैक्टर है और प्रायोरिटी सेट करनी है। ज़ाहिर अब हम इस पे तो कवानीन क्या ही, हमारे पास वर्क फोर्स और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, हमें लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या करना है? आपने दबे लफ्ज़ों में जी बहुत गहरे और समाजी माशरती प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ हाईलाइट किया, टच किया है, बल्कि थोड़ा सा सियासी एंगल पे भी गए। मैं दोनों के बीच में बड़े आराम से निकलने की कोशिश करूंगा। मॉडरेशन तो नहीं, मैं मॉडरेशन नहीं, मैं बड़ी मतलब अपने आप को केयरफुली ट्रेड करके पैदल। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आजकल का जो सोशल मीडिया है और सोशल अवेयरनेस एप्स है, वो बजाय कि जुल्म, तशद्दुद, मायूसी, नेगेटिविटी, किसी की गॉसिप को ज़्यादा हाईलाइट करें, मेरे ख्याल से इखलाकी मैसेज, और जिसमें मैं थोड़ा सा ज़रा अदब अदब में रहते हुए कि जिसमें आप इखलाकियात को ये बताएं कि ये इखलाकियात आपकी ट्रेडिशन थी, आपका 5000 साल तारीख़ में रही है, इस्लामी तारीख़ भी ये कहती है, आपकी ख़ित्ते की तारीख़ कहती है, आपकी तरबियत ये कहती है। तो हमारे जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं बिलखुसूस, उनके अगर टॉपिक्स को थोड़ा सा हम माइल्ड कर लें, गॉसिप के बजाय कि जी उसके साथ क्या मामला चल रहा है, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करें, सोशल इश्यूज़ को आप सच बोलने पे हिम्मत दिखाएं, ऊंचा बोलने की नहीं हिम्मत दिखाएं। अब आप देखें ना, आप हमारे माजरत के साथ टीवी ड्रामा में ऊंचा बोलना, सच बोलना और बहादुरी की निशानी है। आप आराम से भी बहादुर हो सकते हैं। आपको ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत है। आप बताएं कि ऊंची आवाज़ में बात ना करें,
आप बताएं हॉर्न देना मुनासिब नहीं है, ऊंची आवाज़ और हॉर्न देना बराबर है। बराबर है। आप ये बताइए थूकना और किसी को बुरा भला कहना बराबर है। आप ये कहें आपके हाइजीन साफ़ होने चाहिए, आपके पैर, नाखून, आपके चेहरे के ये साफ़ होने चाहिए। इसी तरह सफाई से इखलाकियात का दूसरा एस्पेक्ट निकलता है कि जो आदमी नहीं मुयस्सर, जैसे वो सवारी जो आपको मुयस्सर है, आप उसको इखलाकी तौर पे ये बताएं कि मुझे आपकी कदर और आपकी इज्जत अपने से ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हमारा मकसद भी यही था कि 9 बजे हम सियासत की बजाय इस टॉपिक को टच करें जो आवाम के मसाइल है, आपके मसाइल हैं। थैंक यू वेरी मच हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चूँकि सेगमेंट को मुझे क्लोज़ करना है, मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हम जब भी हमारे पॉलिटिशियंस या कोई भी ऐसे अहदेदारान होते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपने नाम की तख्ती लगाते हैं। हमें उससे मसला नहीं है, आप लगा लें। आप एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बना दें, ओवरहेड ब्रिज भी बना दें, उस पर भी तख्ती लगा दें, लेकिन आप पैदल चलने वालों के लिए ज़रूर प्लीज़ उनको फैसिलिटेट करें। और पैदल चलने वाले लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए ओवरहेड ब्रिजेस जहाँ पर मौजूद हैं कम हैं, उसका इस्तेमाल करें। मेन रोड के ऊपर अपनी जान को ख़तरे में डालना, गाड़ी पे आने वाले या बाइक पे आने वाले की जान को ख़तरे में डालना, ये भी कोई समझदारी नहीं है। और जो पेडेस्ट्रियन या ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके ऊपर गाड़ियाँ, बाइक, रिक्शे, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें रोकने से अवॉइड करें। वो पैदल चलने वालों का रास्ता है, उनको रास्ता दें और स्पीड को आहिस्ता रखें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई खातून या बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है तो आपकी स्पीड हल्की करने से वो रोड क्रॉस कर लेगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप गाड़ी में, आप जल्दी में होंगे। सो हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। दुनिया भर में अमन के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाती हैं और जिनमें से एक नुमाया कदम जिसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड मार्च फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। इस मार्च के हवाले से मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो आपको बेसिक सी दे सकती हूँ, लेकिन चूँकि आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और पाकिस्तान पीस को लेकर हमेशा कोशिश करता है कि दुनिया भर को एक बहुत क्लियर मैसेज जाए कि पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, आप अपनी जो कह लें टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एक्टिविटी के लिए। और ये हमने देखा है कि माजी के अंदर भी और अभी भी बहुत सारे इंटरनेशनल जब टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आते हैं, तो वो एक मैसेज लेकर जाते हैं कि जो यहाँ पर आने से पहले उनका परसेप्शन था टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आने के बाद बिल्कुल बदल जाता है। तो ये जिस मार्च के हवाले से बात करें, ये एक आलमी तहरीक की हैसियत रखता है और पहले 2 मार्च में दुनिया की 97 कंट्रीज़ ने 1000 से ज़्यादा उसमें तकरीबात हुई थी, इनकाद किया गया था और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो कन्वे करने के हवाले से कन्वे किया गया था। और अब की बात इस तीसरे आलमी मार्च की हम बात करें जो पाकिस्तान के अंदर जारी है, कब से इसका आगाज़ हुआ और इसका क्या पर्पस है, यहाँ कौन कौन से मेहमान हमारे पास आए हैं। चंद मेहमान तो हमारे साथ सेट पर मौजूद भी हैं। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मिस्टर कृष्ण शर्मा मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पाक हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्मुला। और इसके साथ साथ तुलसी सदगल है हमारे साथ और ये नेपाल से आई हैं। वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. And we have with us Mr. Antonio. Thank you very much. He's from UK. आज आप तीनों हमारे शो में आए हैं। It's an honor and pleasure having you on the show. सबसे पहले मिस्टर कृष्ण मैं आपसे आगाज़ करूँगी, थोड़ा सा हमें इस मार्च के हवाले से हमारे देखने वालों को ब्रीफ करें। कब से आगाज़ हुआ, पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, दुनिया में मुख्तलिफ वक्तों में अमन के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स होते हैं। तो ये आज से कोई 15-20 साल पहले ये लैटिन अमेरिका के कुछ ममालिक में कुछ ऐसे एक्टिविस्ट जो दुनिया में परेशान थे कि जिस किस्म की पॉलिसीज़ बन रही हैं, जिस किस्म के इनिशिएटिव्स हैं, उससे दुनिया का अमन ख़तरे में है। तो इन्होंने पूरी दुनिया को कॉल की और फिर इन्होंने सोचा कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंगेजमेंट की जाए, यूथ के साथ इंटरेक्शन किया जाए। वो जो 2 मार्च पहले हो चुके हैं, पहला और 2 मार्च, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। ओके। तो पाकिस्तान ने जाके काठमांडू में इनके साथ सॉलिडरिटी में शामिल हुए और हमने इनको दावत दी कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं जब आपका 3rd वर्ल्ड मार्च हो।
तो यस, आपको पता है कि पाकिस्तान के आसपास जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनकी एक परसेप्शन जनरेट की हुई है लोगों में कि पाकिस्तान कोई सेफ़ जगह नहीं है फॉरेनर्स के लिए, वहाँ टॉलरेंस लेवल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमने कहा कि आप खुद आके देखें। फिर एक कंटिन्यूस लॉबिंग के बाद जो 3rd वर्ल्ड मार्च है उसमें पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया, और इस पूरी तहरीक का जो फाउंडर है मिस्टर राफेल, उस खुद ने कहा कि जो ग्रुप पाकिस्तान जाएगा उसको लीड मैं करूँगा। तो ये इस दफ़ा साउथ एशिया में ढाका, उसके बाद काठमांडू, अब पाकिस्तान, इसके बाद ये कोलंबो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी समझता है कि हम दुनिया में पार्टनर ऑफ पीस हैं, हम दुनिया में कहीं भी तनाज़े का वजूद नहीं है, बुनियाद नहीं है। तो वो जो नेशनल एक नैरेटिव है कौम का, उसको ट्रांसलेट करना था, ट्रांसफॉर्म करना था दुनिया की ग्लोबल कम्युनिटी के साथ। क्योंकि ये कल जब यहाँ से जाएंगे तो ये हमारे सफ़ीर हैं, वो हमारी पाकिस्तान की वकालत करेंगे, जो एक्सपीरियंसेस इन्होंने यहाँ लिया है। या यूनिवर्सिटीज़ में हम गए हैं, या हम स्कूल्स में गए हैं, या हमने सिविल सोसाइटी के साथ इंगेजमेंट की है, हमने समाज मुआशरे के हर एक तबके के साथ इन दोस्तों को हमने मिलाने की कोशिश किया ताकि ये ओपनली बात कर सकें। और हमने कल्चरल, जो हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, यही मेरे इदारे का काम है बेसिकली। जो हमारा जो रिलीजियस हेरिटेज है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको दुनिया में हम करें, लोगों को प्रमोट करेंगे, लोग आएँ, हमारे मुल्क को देखें, हमारे साथ बैठें, हमारे खाने खाएं, हमारी मेहमान नवाजियाँ देखें, ताकि एक सॉफ्ट इमेज जो हमारा है उसको हम रेस्टोर करें। क्योंकि आपको पता है कि आसपास जो सूरत-ए-हाल है, वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी, और पाकिस्तान उसको ओवरकम किया है हमने, और परसेप्शन दुनिया का बहुत बेहतर किया है। मिस तुलसी, सो इट्स योर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान? या ऑफ कोर्स, बट व्हाटएवर द जो भी लोग बोलते थे, दुनिया में ऐसा देश है पाकिस्तान जहाँ पे आप फ्रीली वॉक नहीं कर सकते हो, वहाँ पे लोग इतना एग्रेसिव काइंड ऑफ है, ये एक लेवल की मिस मैसेज बोलती हूँ मैं, ये तो था। पर मुझे इन सब चीज़ों से बिलीव कम था इन जनरल, क्योंकि जो सोसाइटी में हम ग्रोन अप करते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा कम फ्रीडम है, नेपाल में भी, ये नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। तो जो ग्रोन अप में लोगों को बिलीव नहीं था, उसी सोसाइटी में मैं सिर्फ लड़की बन के ग्रोन अप नहीं हुई हूँ। 2 भाइयों के बीच में मुझे इतना ज़्यादा फ्रीडम था कि जितना काम मुझे घर पे करना पड़ता था उतना ही मेरे भाइयों को करना पड़ता था, जितना सोशल फ्रीडम मेरे भाइयों को था इतना ही मुझे था। सो दैट आई वॉज ऑलरेडी इन दैट यू नो कॉन्फिडेंट के दुनिया में लोग अफवाहें तो फैलाते चलते हैं, तो मुझे ये सब डिफरेंसेस में एज अ पर्सन बिलीव नहीं था। When I met गुलाब for the first time in बांग्लादेश 2006, उनकी फेस में डिफरेंसेस मुझे नहीं दिखाई दिया। जो ये पाकिस्तानी के बारे में लोग बोलते हैं, उनकी फेस में मुझसे भी ज़्यादा मासूमियत था, मतलब जो कंपैरेटिवली लोग बोलते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि उसी गुलाब ने उनके सर को रिक्वेस्ट किया, या इनविटेशन में, हम दोनों तो कीप इन टच में थे ही। तो जब कृष्ण भाई आ गए तो थोड़ा मुझे लगा गुलाब अलग होगा, कृष्ण भाई तो पाकिस्तानी टाइप होते होंगे। आई वॉज होपिंग द डिफरेंट, एज पीपल सेड। ही इज मोर हम्बल देन हिम। तो दुनिया जो बोलती है उसको बिलीव करना, ये आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग लेवल है। आप कैसे ऑब्जर्व करते हो, कैसे अपना परसेप्शन बना लेते हो। तो आफ्टर दैट फ्रेंडशिप बोलो, भाईचारा बोलो, उसके बाद तो मुझे लगा चलो दुनिया को बोलते जाने दो, जाने तो दुनिया तो काम ही बोलने का है। Pakistan is a peaceful country. So since you have experienced here, it's your first time in Pakistan, तो आपका ये perception change हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है। जो बोलते हैं शायद थोड़ा सा 10%, 100 में से 10% शायद मेरा एवरीवेयर आई गेस मिस तुलसी, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे होता है, लेकिन हम बड़े वेलकमिंग है, ये तो हमें पता है, और ये तो कृष्ण साहब ने आपको वेलकम करके बता दिया। हमें भी बिलीव हो गया इन 3 दिनों में। वी स्पेंट 3 days. I'm so glad about it. So Mr. Antonio, how's Pakistan treating you so far since it's your first time? So far it's fascinating, but I have the privilege to be received by Mr. Krishan Sharma. Oh, that is has given us all the attention and all the communications and contacts and facilities
to see much more than probably a first comer would see in 1 week. Okay. So talking about perception, since Tulsi was telling us that her perception towards Pakistan was quite different when she visited. So what were your thoughts about Pakistan before visiting here? Well, that it was a bit close, that it was a place of mystery, but I could read about the history before recent times, and no reason why a section of the region's history would be removed, and so I imagine always that it would be fascinating as I start to perceive after walking, looking at people, interrelating with them, seeing the courtesy, the everything that is so humane and so attractive. And I do not perceive it as a violent place, in spite the traffic to be difficult and congested. I seem to see in people an ability to respond in a very agile and dynamic way, even in the way of driving on the streets. Wow. I wouldn't last a day here. I would need to go to a course of intuition to manage, and it goes so naturally that I start to reflect. Probably the minds are very agile in the same way, and it develops even further my interest and my confidence that Pakistan will share in depth the same philosophy that we are supporting through the World March for Peace and Non-Violence. That's amazing. Talking about World March for Peace, since you are associated with that, how's it going so far, and how's your experience towards this march? I think that is developing very much up to expectations. Of course, it's the third round, because the first one took place in 2009. And the second one in 2018 had to be stopped because of COVID. And so this is the third one. It's a bit shorter than the initial one. This started in Costa Rica on the 2nd of October, the anniversary of Gandhi's birth. And then it will conclude in the same place in Costa Rica in Central America on the 5th of January next year. And in the meantime, we are moving around all continents. And I am participating in this section of Asia, mainly facilitating his communications to Rafael, that is the founder of the march, because he doesn't speak English, unfortunately. Okay, that's amazing. तुलसी साहिबा, जैसे अभी मिस्टर एंटोनियो ने बताया कि जब हम पाकिस्तान आने से पहले बड़ा डिफरेंट परसेप्शन था, अब हम मार्च की बात कर रहे हैं जी। ये मार्च एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है, बिकॉज इस तरह की एक्टिविटीज़ जब मुख्तलिफ ममालिक के अंदर होती हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया जाता है। इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल अरीना पे देखें तो बहुत सारी वायलेंस और बहुत सारी अनस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन एंड ऑल दैट। सो व्हाट डू यू थिंक कि how important is that such activities to be happen in on and off in Pakistan and all across the globe? Yes, true. जब मैं यहाँ आने की लिए फ़्लाइट में थी तो मुझे एक इज़राइल लेडीज़ की टीम मिली, देर हुए 15। हाँ, उन 15 लोगों में से उन्होंने बोला व्हाई आर यू गोइंग टू पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान इज़ ब्ला 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 ना। एंड आई आस्क्ड देम, nowadays the situation is like this in Israel. If you call me, I'm going there as a person. I don't mind, क्योंकि जो जिन लोगों ने ये सब कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि इफ़ वी डू लाइक दिस, मतलब जो बॉम्बिंग चल रहा है वहाँ पे भी लोग, उनकी सिचुएशन ये है कि वो अपने खुद के घर में सेफ़ नहीं है। तो ये वर्ल्ड मार्च क्या कर रहा है, हमें तो भागना पड़ रहा है अपने गांव से, वो लोग बोल रहे थे। तो एट द टाइम व्हाट आई ट्राई टू टेल हर इज़, इन सब चीज़ के बारे में हमें 20 साल पहले ही सोचना चाहिए था। आज जो हम कर रहे हैं आज के लिए नहीं है, अब वहाँ पर जो हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकते। देखो जहाँ पे आग जल रहा है वहाँ पे आप हाथ डालने तो बिल्कुल नहीं जाओगे, ठीक है, पर उसके सामने आप आग जलाए ऐसी चीज़ें मत रखो, एटलीस्ट उसको ठंडक मिले वैसी चीज़ को रखो। ये
वर्ल्ड मास कोशिश कर रहा है। That's amazing. यस जबरदस्त। हम जो भी कर रहे हैं आज के लिए नहीं, आइंदा आने वाले सालों आइंदा के लिए। आने वाली एटलीस्ट हम इज़राइल में भी जाने को डरते नहीं इस टाइम पे, क्योंकि आग में हाथ डालना नहीं चाहिए, फिर भी उनको एटलीस्ट तसल्ली मिलेगा। देखो इतनी भी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, वी ट्राई टू नॉक देम, क्योंकि वहाँ पे भी ये वर्ल्ड मास ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन लोगों ने जो पार्टिसिपेंट है उनकी सेफ्टी की डर से नहीं That's किया। important. ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द Thank शो। you. हमारे साथ मिस्टर कृष्ण और तुलसी सदगल और मिस्टर एंटोनियो मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच जी। हमें ब्रेक very लेनी है, much. ब्रेक Thank के you बाद very वापस much. आएंगे। Thank you आप so देखते much. रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हम, और आज हमने सुबह सुबह सियासत पे बात नहीं की थी, तो हमने प्रोग्राम के दूसरे से मैं सोचा कि कुछ आपको अपडेट्स जो आपके पास हैं उस पर मज़ीद इजाफा किया जाए, तज्जिया आपको सुनाया जाए, और कुछ जो ख़बरें मेरे सामने हैं वो आपसे शेयर की जाए। और प्राइम मिनिस्टर की जी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, ये आज की हेडलाइन भी है। और आज कल ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, तिजारत हो, सरमायाकारी हो, टेक्नोलॉजी हो, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से जो कह रहे हैं इनकी बातचीत भी हुई है। उसके अलावा जी 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, जो हुकूमत ने अपने गोल सेट किए थे बज़ाहिर तौर पर, जो कहने वाले कहते हैं क्या वो अचीव हो चुके हैं, इस पर हम तज्जिया लेंगे। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो कल की ये जो मुलाकात है सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर है उसमें बहुत अहम पेशरफ भी है, और जब हम सरमायाकारी और मुख्तलिफ मनसूबों की बात करते हैं तो सऊदी अरब का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमेशा से। यकीनी तौर पर इम्पोर्टेंट रोल रहा है, लेकिन एक तवील अरसे से यूँ लगता था जैसे हम तनखाए जा रहे थे। किस्सा ये है कि अब तमाम दुनिया जो है वो एक निज़ाम में बंधी हुई है और उस निज़ाम के तहत आगे बढ़ती है। IMF हमें मदद नहीं देता तो कोई आगे लेके नहीं जाता। हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स का शेयर जो इस वक्त है, यानी जो बहुत कहते हैं बढ़ गया है, तो 14% 15% के करीब है IMF में, वर्ल्ड बैंक में। अभी ये लोग उतना ज़्यादा इन्होंने वहाँ इन्वेस्ट नहीं किया। ये अपना एक अल्टरनेटिव सिस्टम भी बनाना चाहते हैं, अपना बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं। हम तो अभी उसके मेंबर नहीं है, बनना चाहते हैं। सऊदी अरब बन भी गया है। चनाचे दुनिया के जितने निज़ाम हैं वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल निज़ाम में बंद कर हमें आगे लेके जाएं। उनके वजीर खजाना ने बड़ी उम्दा बात की थी कि अब हम लोगों से टैक्स भी लेते हैं, अपने लोगों से। अब जब लोगों से टैक्स लेते हैं जब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट का खजाना नहीं है कि पड़ा हुआ तेल की आमदनी और हम उसको खर्च कर रहे हैं, तो चाहे खर्च करते जाएं तो सोच समझ के खर्च करेंगे। तो इसलिए इसमें बहुत वक्त लगा। हर रोज़ खबर आती थी कि ज़्यादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो नहीं आते थे, कैंसिल हो गया, वो इंडिया चले गए हैं, वगैरह वगैरह। तो बड़ा धचका सा लगता था पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, जब पाकिस्तान की सूरत हाल को। और ये पिछली हुकूमत के ज़माने से शुरू हुआ था और ये हुकूमत भी इसको ठीक नहीं कर पाई थी। आपको जबकि IMF से हमें इमदाद मिल गई है, मामला भी ठीक हो गया है, उनकी सरमायाकारी के वफूद भी पाकिस्तान में आ गए हैं, उनकी भी कुछ शराइतें हैं। वो रिकॉर्डिक में ख़ास इलाका जो है जहाँ पैसा मिल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जहाँ उसको फ़ायदा हो। और पाकिस्तान चाहता है कि वो उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें जिन चीज़ों को हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम नए एवेन्यूज तलाश करें अपनी मईशत के। तो ये सारी बातें जो थी पिछले 5-6 महीने से एक सऊदी अरब से जारी थी और लगता है कि उसकी अब सूरत हाल बेहतर हुई है कि अचानक शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं और शहजादा से मुलाकात की है। वरना पहले तो बड़ा शोर हुआ करता था कि हमारे भाई हैं, ये हैं, वो हैं, इस किस्म की बातें हुआ करती थी। अब वो बात नहीं हुई। लगता है कि कंक्रीट बात जो है, MOU तो साइन हो चुके हैं, अब कंक्रीट बात का मौका आ गया है और वो कंक्रीट बात के साथ ही कुछ पैसे हमें आ भी रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $50 करोड़ दिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने दिए, ये सब आना शुरू हो जाएंगे। और लगता है सऊदी इमदाद आने के साथ ही फिर ये शहबाज शरीफ कतर भी जाना चाहते हैं वहाँ से, और फिर UAE से, और फिर उसके बाद फिर चीन के साथ जो हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि चीन की इमदाद के साथ
IMF के कान खड़े हो जाते हैं, चीन आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये चले गए सी पैक की तरफ। तो वो हमें बड़े सलीके के साथ, बहुत एतमाद के साथ आगे बढ़ना है और हमें चीन की मदद के जरिए ही बहुत सी तरक्की की सी पैक के मंसूबों को लेकर मुल्क की तरक्की की राह पर डालना है। हवाले से तो मीर साहब, हमारे जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, 4 नवंबर को उनका भी दौरा चीन है और वो मेरे ख्याल से 7 नवंबर तक वहाँ पे है। उनका भी दौरा है, लेकिन उनके खास तौर पे ये शरीफों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और जब पाकिस्तान के ताल्लुक खराब होने की एक वजह यह भी थी कि जब आखिरी बार ये गए थे हमारे नवाज शरीफ वहाँ, और उसके दाएं तरफ ये बैठे थे, बाएं तरफ तैयब अर्दवान थे, तो उन्होंने गैर मामूली तारीफ की थी नवाज शरीफ की, जिस पर हमारे एक बहुत सीनियर साथी ने बात में कहा था कि ये इनसे हजम नहीं होना, और वही हुआ था, हजम नहीं हुआ था। IMF ने देखा था कि ये चीन के बहुत करीब जा रहे हैं हम, और मेरे ख्याल में जिसको हम इमरान और नवाज शरीफ वगैरह की लड़ाई वगैरह समझ रहे हैं मुल्क के हालात में, वो लड़ाई नहीं है, वो सी पैक की ही लड़ाई थी। सी पैक को वाइंड अप करने के लिए IMF को और दूसरे मगरबी इदारों को एक्टिव करने के लिए सारा ये बचाया गया था बसात। अब लगता है कि हमें कुछ स्पेस मिल जाएगी और हम सी पैक को CPEC 2 कहते हैं एक्टिवेट कर सकें। लेकिन इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर अब वजीर ने आते ही कह दिया कि CPEC को 1 साल के लिए मौका कर दिया जाए, वजीर आज़म ने कह दिया कि हाँ धांधली हुई है कुछ, और फिर हमने ग्वादर की बंदरगाह को जो हमारा एसेट था उस पर ड्रेजिंग तक नहीं की 4 साल तक, जिसका मतलब है कि उसमें मिट्टी भर गई और अब उसको फिर दोबारा ठीक करना पड़ा हमें उसे बंदरगाह बनाने के लिए, डीप सी बंदरगाह बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में अब तो एयरपोर्ट भी बन रहा है जिसका चीन ने इफ्ताह कर दिया है। एक नई सूरत हाल डेवलप हो रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस सूरत हाल को उम्दा खारजा पॉलिसी के लिए आगे ले सके और उसके साथ ही हमारी मैशत बदल सकती है। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अच्छा जी शुजात मीर साहब, दूसरी जानिब जो इंटरनल मुल्क की जो सियासत है, मैं पहला अगला सवाल जो अपना करूंगी वो तहरीक इंसाफ के हवाले से करूंगी, क्योंकि अभी हमने देखा, आपसे मेरी बात भी नहीं हो पाई थी ऑन एयर, बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी आ रही थी जी कि कोई डील हुई है, जिस पे बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि जी हमें पता था लेकिन हमें कहा गया लेकिन हमें वजह नहीं बताई गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने किरदार के हवाले से बात की थी, लेकिन कल उनसे सवाल भी हुआ जिस पे उन्होंने उसको घुमा दिया, उसका जवाब देने से गुरेज किया और साथ साथ ये भी कहा कि फ़र्द हो या फ़ौज हो हम उसके ख़िलाफ़ हैं, ना डील पर यकीन है। जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा बाहर आई हैं, इसी तरह से इमरान खान भी जेल से रिहा हो जाएंगे, ऐसा भी कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। हाँ, उन्होंने तासर ये दिया है गोया डील जो है वो तो नहीं हुई है, लेकिन बुशरा बीबी शायद उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कोशिशों से, उनकी पार्टी से, और क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके राब्ते हैं, उनकी वजह से बाहर आई है। वो अपनी अहमियत बना रहे हैं और इमरान खान भी अभी उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी को बाहर लाकर वो सूरत हाल को ज़्यादा वजाहत के साथ सामने लाना चाहते हैं। और अगर अली अमीन गंडापुर के राब्ते हैं तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि वो राब्ते उनको फ़ायदा, वो तो श्योर है कि अगले महीने आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, नदीर खोसा का शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगले महीने जो वो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अब वो आते हैं कि नहीं आते, कहीं उनके साथ ब्लफ तो नहीं हो रहा? एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई इदारा भी हो, अमूमन ये भी करते हैं कि फीलर छोड़ते हैं, अच्छा आपको ये देते हैं, आपको ये कर देते हैं, आपको ये फ़ायदा पहुँचा देते हैं, आदमी खुश हो जाता है और उस खुशी का इजहार भी कई बार बेवकूफ़ आदमी कर देता है और उस इजहार के अब क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, नतीजा कुछ और निकलता है। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये बहुत एक दिलचस्प तो नहीं कहूँगा, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें तमाम अदारे जो हैं बड़ी ही यकसुई के साथ मैं कहूँगा शरीक हैं, क्योंकि सबके स्टेक इसमें शामिल है। हमारी हुकूमत के भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के भी, हमारी अदलिया के भी, हमारी अपोजिशन के भी, सबके स्टेक शामिल हैं और अपने अपने स्टेक को पेश नज़र रखते हुए वो चालें चल रहे हैं। देखिए क्या नतीजा। अच्छा मीर साहब, आपने कहा कि सब शामिल हैं, सब स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन ये जो मैसेज अली अमीन गंडापुर साहब ने देने की कोशिश की है कि जी उनके इस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं और बुशरा बीबी की रिहाई में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है,
तहरीक इंसाफ भी अब जो इंटरनल उनके बयानात हैं या उनके मुख्तलिफ रहनुमा जब आते हैं तो वो इख्तलाफ बड़ा ऑब्वियस होता है। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपने कहा कि खान साहब को उन पर बड़ा भरोसा भी है, उन पर यकीन करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स में अली अमीन गंडापुर साहब पे उस तरह से रिलाई नहीं किया जाता, या कभी कभी उनकी जो स्टेटमेंट्स है, उनका जो जोश खिताबत है, वो तहरीक इंसाफ को भारी भी पड़ जाता है। या आप ठीक कह रही हैं, अली अमीन गंडापुर कई लिहाज से भारी भी पड़ रहे हैं उनके लिए, लेकिन शायद वो कुछ फीलर छोड़ते हैं कि मुझसे कहा गया है और मेरी वजह से ये हुआ है और मैं ये कर सकता हूँ। वो अपनी अहमियत भी बढ़ाते हैं। वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर इस तरह का बड़बोला सा आदमी बहुत कुछ कर सकता है तो पाकिस्तान की रियासत का खुदा ही हाफिज है। अगर पाकिस्तानी रियासत के फैसले अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों की सियासत से या उनके ताल्लुकात से या उनके वास्तों से होने हैं तो फिर क्या कह सकते हैं कि क्या नताइज निकलेंगे, क्या सूरत पैदा होगी। बहरहाल वो अपनी कुछ अहमियत बना रहे हैं और इमरान को भी जरूरत है कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हो। वो राब्ते दुरुस्त हों गलत हों, लेकिन राब्ते तो हो ना। तो वो राब्ते हैं, वो राब्ते ठीक हैं गलत हैं, ये मैंने जैसे अर्ज किया है कि ये कुछ नहीं कह सकते। वो ब्लफ किया जा रहा है उनके साथ, सचमुच कुछ खेल खेला जा रहा है। अगर कुछ खेल खेलना भी जाना है, अगर ये ख्याल है कि इमरान को रिलीज कर दिया जाएगा तो ये एक इतना बड़ा खेल होगा कि जिसको संभालना, जिसको समझना पीटीआई के लिए आसान नहीं होगा। और अभी मेरा ख्याल है पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है तो उसको समझ सके। स्वाय बुशरा बीबी के वो जो ख्वाब हैं या उनकी रूहानियत है उसके जरिए से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी है तो वो दूसरी बात। ठीक हो गया। अच्छा जी मीर साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जजेस की तकर्री और जो तादाद बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है, नए चीफ जस्टिस भी आ चुके हैं, हल्फ उठा चुके हैं, क्या समझते जी ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के जो भी कंसर्न्स थे अदलिया को लेकर वो दूर हो गए हैं, जो अहदाफ या गोल सेट किए गए थे? नहीं, यकीनी तौर पर दूर नहीं हुए, सिर्फ एक गोल पूरा हुआ है, वो ये है कि चीफ जस्टिस उन्होंने अपनी मर्जी का एक लगा दिया है और उस चीफ जस्टिस के बारे में भी वो श्योर नहीं है। देखिए जो तीन चीफ इस सीनियर 3 जज हैं, जस्टिस मनीब और जस्टिस मंसूर और जस्टिस ये हमारे या फरीदी, ये तीनों के तीनों एचिसोनियन है, एचिसन कॉलेज के पढ़े हुए हैं। देखिए ये एक खास क्लास है जो हम पे रूल कर रही है। अच्छा, इनमें से 2 और तीसरे अतर मिनल्ला जो है, ये 3 लोग एक ही लॉ चैम्बर से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, 8 जज जिन्होंने साफ शो कर दिया कि उनके इरादे ये हैं कि वो एक ग्रुप है। ऐसी सूरत में आप क्या तवक्को करेंगे? अब एक तो है कि कोई जज बहुत अच्छा है, लेकिन जज अच्छा है लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी बना सकता है कि नहीं बना सकता उनके मजमूए के तौर पर? तो हुकूमत का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छी नहीं बन रही। उनमें 8 जजों ने तो गोया अकड़ के दिखा दिया है कि हम तो वो करेंगे जो हमारी मर्जी आएगी और हम तो इलेक्शन भी हुकूमत को भी गिरा देंगे एक बार फिर और वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत में हुकूमत ये चाहती जजों की तादाद बढ़ा दी जाए, 17 के बजाय 23 कर दी जाए और बाकी जज जो है वो सोच समझ के लाए जाएं ताकि उसका जो बैलेंस है अदालत का वो मुनासिब हो। और दूसरी बात शायद वो ये चाहती है कि ये जो केस बेंच बनाने का काम है, ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस को ना दिया जाए बल्कि इसलिए के लिए कोई और फार्मूला इख्तियार किया जाए ताकि सिर्फ वही 2 जज जो मसाइल पैदा कर रहे थे वो फिर मसाइल में पैदा करते रहे। और देखें क्या बनता है। ये कुछ लोग इसमें बड़े कानून और आइन और पासदारी की बात कर रहे हैं कि ये किया गया तो फिर वही हो जाएगा, लेकिन अगर ये ना किया गया तो अदालत को जो मनमानी करने की एक लाइसेंस मिल जाएगा वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। और ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन ये जो टकराव पैदा होता है फिर हालात खराब नहीं। ज़ाहिर है टकराव से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया। सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब चूंकि हम मुल्क भर में वबाई अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको पता है ये वेदर जब चेंज होता है तो बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। डेंगू हो, मलेरिया हो, कराची के अंदर हम देख रहे हैं चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आज हम इन तमाम जो वबाई अमराज हैं उनके हवाले से बात करेंगे और इनको एड्रेस किया जाना। जनवरी से अक्टूबर तक जिस सिंध में मलेरिया के 2,50,000 से ज़ायद केस जो है वो सामने आए हैं, जबकि बीमारियां फैलने की बड़ी वजूहात की बात की जाए तो निकासी है, आपका मसला है, गंदा पानी है, फिर जो आपको डेंगू के मसले की जब हम बात करते हैं तो डेंगू पानी, साफ़ पानी का मच्छर है, उससे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमने इसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर मुरसलीन अली हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे हम ऑफर भी बात कर रहे थे कि लाहौर के अंदर तो हम ख़ास तौर पर अगर बात करें डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं पंजाब में। पहले तो मुझे इन केसेस की रेशो के हवाले से बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त पंजाब भर में? थैंक यू मैडम फॉर कॉलिंग मी। फॉर्चुनेटली इनफ इस साल लाहौर में डेंगू के केसेस उस तरह से राइज़ नहीं किए जो पिछले हम 3-4 साल से देख रहे थे, लेकिन वही वाली रेशो हमें इस साल रावलपिंडी में देखने में मिली है। और उसमें बुरी बात यह है कि जो लीथल डेंगू है ना, डेंगू 2-4 फॉर्म्स में प्रेजेंट करता है, डेंगू फीवर के तौर पर, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर के तौर पर, या डेंगू शॉक सिंड्रोम के तौर पर, जो फिर लीथल होता है, जो जान ले सकता है। इस तरह के डेंगू केसेस हमें रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगेन ये डिपेंड करता है डेंगू वायरस के ऊपर जो मच्छर के पेट में होता है, और ये वायरस हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये अपने आप को थोड़ा चेंज करता है और अपने आप को मोर रेजिस्टेंट एंड मोर पावरफुल करता है। मेन रिजर्वायर इसका मॉस्कीटोज़, मच्छर ही हैं। तो मच्छरों की अफजाइश को, जैसे आप बता रही थी, और ये साफ़ पानी का मच्छर है, बरसात के बाद डेंगू आया करता है। तो जो साफ़ पानी खड़ा रहता है घरों में ख़ास तौर पे या पॉन्ड्स में, तो अगर वहाँ से उसकी स्क्रीनिंग की जाए, मच्छर कम पैदा होंगे तो डेंगू कम होगा। ठीक है। अभी आपने कहा कि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के मुकाबले में या पिछले सालों में हमने देखा है कि डेंगू ने बहुत डैमेज भी किया। इस बार कंपैरेटिवली कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हो रहे हैं वो इंटेंस नोयत के हैं। तो इसको हमने कैसे ओवरकम करना है? जाहिर है जब आप विद टाइम, हमने कोविड भी देखा था कि जब कोविड आया था तो उसके बाद जब वो अगली उसकी वेव आई तो वो मोर इंटेंस थी, वो मजीद म्यूटेट हुआ था वायरस। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? मैम, हमें तो सिर्फ सोर्स को रोकना है जो कि हमारे हाथ में है। एक हम इंडिविजुअल एफर्ट कर सकते हैं अपने तौर पे, एक हम जो है गवर्नमेंट के लेवल पर मेजर्स हैं जो उन्होंने करने हैं। सीवियर केस हो या सिंपल केस हो, मच्छर के काटने से ही होगा। तो हम खुद को, बच्चों को, अपने घरों को जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, जो लोशंस हैं, अब इस तरह के नॉन टॉक्सिक लोशन आ चुके हैं जो हम बहुत छोटे बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें वो यूज़ करने चाहिए ताकि जितना हद तक हो सके मच्छर को काटने से बचाया जा सके और दूसरे नंबर पे मच्छर की अफजाइश को रोका जा सके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मलेरिया के केसेस भी हैं, क्या उनकी तादाद भी ज़्यादा है या अंडर कंट्रोल है? मलेरिया का लास्ट ईयर से फिनोमिना में वर्ल्ड वाइड देख रहा था, इवन यूएस में 40 इयर्स हाई जो मलेरिया केसेस हैं वो लास्ट ईयर रिपोर्ट हुए। इसी तरह अफ्रीका में और दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ में मलेरिया बहुत ज़्यादा राइज पे है वंस अगेन, लेकिन ये फिनोमिना 20 से 40 साल बाद हो रहा है। इस तरह हमारे सिंध में और ख़ास तौर पे कराची की मलीर डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया के केसेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं और अगेन इसमें लीथल मलेरिया की तादाद बहुत ज़्यादा है। मलेरिया भी हमारे पास मुख्तलिफ इक़साम का होता है। ये बेसिकली एक पैरासाइट है जो कि अगेन मच्छर के पेट में होता है, यानी कि मच्छर इन्फेक्ट हुआ है, अगर वो इन्फेक्टेड मच्छर अब काटेगा तो वो पैरासाइट को ट्रांसफ़र करेगा इंसान की बॉडी में, जो आगे जाके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर वो फैल्सीपैरम होता है, ओवेल होता है, वाइवेक्स होता है, डिफरेंट मलेरिया होते हैं। लेकिन हमारे एंड पे क्या है, हमें मच्छरों की अफजाइश को रोकना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि अफजाइश को रोकना है, क्योरेबल, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स तो अपने तौर पे जो लेनी है, हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन हम इसको इस हवाले से भी बताएं कि ये क्या क्योरेबल है, अगर टाइमली पता चल जाए क्या सिम्टम्स हैं कि आपको मलेरिया या हम डेंगू की बात कर रहे हैं?
अगर हम डेंगू और मलेरिया को देखें तो स्टार्ट दोनों ही माइल्ड फीवर से होते हैं और फिर हाई ग्रेड फीवर की तरफ जाते हैं। इसी तरह जो चिल्स हैं, एकदम बहुत सर्दी लगती है, इवन गर्म वेदर में, गर्म टेम्परेचर में भी पेशेंट को इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है, ये ज़्यादा पार्टिकुलर है मलेरिया केसेस के साथ। लेकिन इनिशियली फीवर होता है और माइल्ड टू हाई ग्रेड फीवर होता है, जिसको एक पेशेंट खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसको जाना है डॉक्टर के पास ताकि वो उसके टेस्ट कर लें। थोड़ा सा फॉर्चुनेट इनफ मलेरिया का ट्रीटमेंट, एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत अच्छी मौजूद हैं और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी कम है। लेकिन थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है, पेशेंट मिस हैंडल हो जाता है या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे चला जाता है या बहुत लेट प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही होती हैं और वो ठीक नहीं हो पाता। अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। और मलेरिया की तो मेडिसिन भी होती है, राइट? बिल्कुल, ट्रीटमेंट मौजूद है। वो इवन खाने वाली मेडिसिन है, कुछ फॉर्म्स में इंजेक्टेबल पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पे हमें जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, चिकनगुनिया की बात करें जो सिंध या कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है और हमारे नुमाइंदे भी अक्सर ऑन एंड ऑफ रिपोर्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स भी इसके भी ज़रा सिम्टम्स और इस बीमारी के हवाले से बताइए। ये बीमारी थोड़ी सीवियर है। चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है, ये भी माइल्ड टू हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन इसका जो मेन फीचर है वो जॉइंट पेन है। जॉइंट में पेन इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट कई दफ़ा खड़ा नहीं हो पाता। और ये ज़्यादा लंबा पीरियड तक रहता है। कई केसेस में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं इसकी दवाई सालों तक भी खानी पड़ती है, कि जॉइंट्स पे भी ये इतना बुरा असर डालकर चला जाता है। इट्स नॉट एक्चुअली चिकनगुनिया, इट्स चिकनगुनिया। चिकन, ओके। हम सब चिकनगुनिया हम बोलते सब हैं। चिकनगुनिया पढ़ते हैं और इसका चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सब लोगों के लिए बता दूं, चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है, मच्छर के काटने से होता है और ये अफ्रीकन ओरिजिन से आया है। तो इसको नाम भी इसीलिए दिया गया था कि पेशेंट बड़ा बेचारा मरियल सा हो जाता है, उसके जॉइंट और बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे वो बिल्कुल अपने आप को समेट के रखता है। ये क्योरेबल है? ये क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है। और लेकिन इसका ट्रीटमेंट बड़ा लॉन्ग टर्म चलता है और कंसल्टेंट फिजिशियन इसको डायग्नोज कर प्रॉपर्ली इसकी मेडिकेशंस देता है। मल्टीपल मेडिसिन है जो इसमें दिया करते हैं, कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन ये फैसला आपका कंसल्टेंट फिजिशियन करेगा। अगेन अगर पेशेंट मिस हैंडल हो जाए या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चला जाए तो फिर उसको वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके सिम्टम्स में आपने कहा जॉइंट्स की पेन है और फिर माइल्ड टेम्परेचर है, लेकिन खुदा न खास समटाइम्स अब जैसे हम मुख्तलिफ बीमारियों को देखते हैं कि आगाज़ सबका माइल्ड टेम्परेचर से होता है और समटाइम्स डायग्नोज करने में उस तरह से नहीं होता। अगर वही बात है कि मिस हैंडल हो जाए या किसी नीम हकीम के पास इंसान चला जाए तो वो बहुत मुश्किल होती है। सो अगर घर पे बहुत सारे लोग इस वक्त मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा सिम्टम जो कि बुखार के अलावा हो, अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर फील हो रहा है तो कि ये सिम्टम जो है ये इसकी अलामत है, ये अलार्मिंग चीज़ है। देखिए, सभी लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि माइल्ड फीवर तक तो आप घर पे उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर जहाँ होता है 101 या उससे बियॉन्ड जाता है, आप डॉक्टर के पास जाएं। सेकेंडली, डेंगू में हेडेक और जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। मलेरिया में चिल्स यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, उतनी सर्दी की सेंस बन नहीं रही होती, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा सर्दी फील करता है। और चिकनगुनिया में जॉइंट पेन, इतनी ज़्यादा जॉइंट पेन कि वो खड़ा नहीं हो पाता। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, इनको जब देखें तो जो जॉइंट पेन है इसके बाद ये क्योरेबल होता है, क्योंकि जॉइंट पेन इज लाइक अ मेजर सिम्टम जो आपकी बॉडी को। कुछ पेशेंट्स बहुत लकी होते हैं जो कि विद इन अ वीक ठीक हो जाते हैं। अच्छा। सम आर वेरी अनलकी, जो मैं कुछ केसेस पढ़ रहा था 3 साल तक भी उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। That's very alarming. तो हमारे पास इसकी, अब जैसे हम मेडिसिन की बात करें कि डेंगू हम एहतियात कर लें क्योरेबल है, मलेरिया की ऑलरेडी मेडिसिन मौजूद है जिसको आप कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपके जो भी मामलात बेहतर हो जाते हैं। इसकी भी कोई हमारे पास ऐसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट इसकी एग्जैक्टली मेडिसिन, क्योंकि ये भी वायरल डिजीज़ है तो एंटीवायरल इसमें यूजली नहीं रिकमेंड करते। एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय डेट वायरस, जो उसने सोज इन्फ्लेमेशन कर दी है उसको रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो सेकंड टायर हैं जो उसने जो भी अंदर उधम मचाया हुआ है उसको कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। कंजर्वेटिवली मैनेज करता है, लेकिन ये आपका फिजिशियन ऑन टाइम पेशेंट को देख के फैसला करेगा कि इसको मैंने कौन सी दवाई देनी है। कुछ मैंने बताया लकी हैं, सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, कुछ का प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो अल्लाह ताला बस सबको अपने ज़ुबान में रखे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर मुरसलीन हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक एक्सपर्ट हैं जी। डेंगू हो, मलेरिया हो,
चिकनगुनिया हो, हम इसको चिकन बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने भी करेक्ट किया है। ये सब चीज़ें वो है जिस पे अगर आपको खुदा ना खास्ता माइल्ड फीवर के अलावा कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ये तमाम जो वायरल इन्फेक्शन हैं ट्रीटेबल हैं, इनका ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए और मिस हैंडल ना हो तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, बल्कि इनफैक्ट शो का वक्त ख़त्म होना है। मैंने आपसे इजाज़त लेनी है कल तक के लिए, लेकिन जाते जाते हम आपको आज कराची में जहाँ हॉकी, हमें पता है हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन हॉकी के हवाले से हम जब भी बात करते हैं माजी की तो बड़े ब्राइट नाम हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान ने बड़ा एक्सेल किया था, लेकिन अब जितने भी हॉकी प्लेयर्स से हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की कमी होने की वो शिकायत करते हैं, और हॉकी का नामो निशान भी नहीं हम या जिक्र भी नहीं आम रूटीन में सुनते हैं। तो आज हम आपको कराची के ऐसे ही एक हॉकी स्टेडियम का हाल दिखा रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम है जिसकी हालत बड़ी तशवीशनाक भी है, अफसोसनाक भी है। इस हवाले से मासूम अली ने एक रिपोर्ट बनाई है, आप वो रिपोर्ट देखें। मैं आपसे कल मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, मुझे इस वक्त आप यहाँ देखकर ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी वीरान जगह पर हूँ, बट ये कोई जंगल नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर हॉकी के मशहूर प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर खेल चुके हैं, और कई इंटरनेशनल ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर एक हिस्ट्री कायम की है। मैं इस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कई साल से इस हॉकी स्टेडियम का क्या हाल हो चुका है और अब आगे यहाँ पर क्या होने जा रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर्स और काफ़ी सारा क्राउड जो है यहाँ पर आकर देखा करता था मैच को, और अलग ही उस टाइम पर हॉकी का जो है जुनून हुआ करता था। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम बाद जो है हॉकी जो है वो काफ़ी दब सी गई है, और उसके बाद यहाँ पर आना भी लोगों ने बंद कर दिया है। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारी फुटेजेस दिखाऊंगा, जो कि कैमरामैन आपको दिखा सक रहे होंगे कि क्या हालत हो चुकी है इस हॉकी ग्राउंड की। अब मेरे साथ इस वक्त हॉकी प्रेसिडेंट तारिक बुख्ती साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। तारिक बुख्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। तारिक बुख्ती साहब, बताइएगा कि ये जो इसकी हालत हो चुकी है, अब इसके बाद आपके हाथ में ये आया, आप काम जो करवा रहे हैं इस पे, तो इस पे अब क्या क्या आपने काम शुरुआत की है, इसके बारे में ज़रा बताइए। मैंने जब से सदारत संभाली है, मेरा पहला टारगेट तो ये था कि मैं अपनी टीमों को पार्टिसिपेट करा सकूँ इंटरनेशनल इवेंट्स में। मेरा फोकस वही था और वो मैंने किया। जैसे ही मुझे टाइम मिला, मैं अभी कराची पहुँचा ईदी हॉकी स्टेडियम में। ये कुछ काबिज़ लोग जहाँ बैठे हुए थे, हॉकी खेलने ही नहीं दे रहे थे बच्चों को, ग्राउंड तक पहुँचने नहीं दे रहे थे। इवन कि हमारे कांग्रेस मेंबर हमें भी पहुंचने नहीं दे रहे थे, हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोर कमांडर 5 कोर ने हमारी बड़ी मदद की। अब इसकी हालत ज़रा आप ख़ुद भी देख लीजिए, जो लोग यहाँ बैठे हुए थे, क्या उनको तरस नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं कौमी खेल के साथ, हॉकी के साथ, जहाँ हॉकी ने इतने मेडल्स दिए हैं यार, इतना नाम दिया है, इतना मकाम दिया है पाकिस्तान को, हमने फतूहात के झंडे गाड़े हैं, लेकिन वो कुछ अनासिर ने अपनी ज़ाती मफादात के लिए इसको जितना डैमेज कर सकते थे उन्होंने किया। तो अब आगे आप अभी पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेडियम किस हाल में पड़ा है जब मैं पहुंचा हूं, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको 2-4 दिन बाद फिर मैं इनवाइट करूंगा कि आप खुद आइए और अपने आंखों से देखिए। पहले आज की पोजीशन देखें आप। इसी भाई हम यहाँ से चलते हैं जहाँ पर ख़ास जो कि ग्राउंड का जो सेंटर वाला जगह जहाँ पे प्लेयर्स खेलते थे, वहाँ हॉकी के प्लेयर्स के लिए कि कराची का जो ये हॉकी ग्राउंड है वो फिर से आबाद होने जा रहा है। मैं इस वक्त देख रहे हैं आप मेन ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर कई सारे हॉकी प्लेयर्स जो हैं वो खेल चुके हैं, लेकिन इसकी हालत जो है वो अब कुछ ख़राब सी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा दिखाइएगा मैट, जो कि काफ़ी खस्ता हाल है और बीच में से पूरा जो है वो फटा हुआ है। इसके अलावा और भी कई ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर यही हालत है। तारिक बुख्ती साहब यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। सर बताइएगा कि अब ये जो हम हालत देख रहे हैं इस मैट की, तो इसके आगे क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर काम होगा, इसके बारे में बताइएगा। देखें, एक दिन में नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसा दराज से इस पे पानी नहीं लगाया गया। जब आप पानी नहीं लगाएंगे, मशीनरी जितनी भी है वो सारा ख़राब पड़ा है। तो मैंने सबसे पहले उनको ऑर्डर किया कि आप अपनी मशीनरी को बराबर करें ताकि हम इस पे पानी लगा सकें। ये पानी ना मिलने की वजह से एस्ट्रोटर्फ का ये हाल आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद आप जूनियर कैंप जहाँ लगता हुआ देखेंगे और दोबारा इसको आबाद होते हुए आप इंशाल्लाह देखेंगे। और हमारी कोशिश है कि बाहर से भी टीमें हम लेके आएँ और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कुछ टीमें यहाँ इंटरनेशनल टीमों को भी आप इंशाल्लाह देखेंगे।
अच्छा तारिक साहब, मुझे अब ये बताइएगा कि हमने इसकी बात तो कर ली, इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जब क्राउड होता है, जो आता है, जो कि मेन शायकीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कहलाता है, जो कि अगर खेल रहे हैं तो शायकीन ना हो तो उनके बिना क्या मज़ा। तो यहाँ पर हम जितना देख सकते हैं सिटिंग एरिया काफ़ी ही बड़ा है, लेकिन हालत जो है वो काफ़ी ख़राब दिख रही है और कुछ ही इंक्लोजर्स में हमें जो है वो कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पर जो VIP एरिया है वो भी काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। तो हम वहाँ चलते हैं, इस बारे में बात करेंगे और दिखाएँगे अपने व्यूवर्स को कि क्या हाल। जी बिल्कुल, देखा जैसा आपने, ये कुर्सियाँ जो रखी हुई हैं ये वो एरिया है जहाँ पर क्राउड जो है वो आकर बैठता है और अपने शौकीन और अपने फेवरेट प्लेयर्स को जो है वो यहाँ से चीयर अप करता है। लेकिन इसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे इंक्लोजर्स हैं जहाँ पर कुछ ही कुर्सियाँ हैं, बाकी उसके अलावा आपको इंक्लोजर जो दिखाएंगे उधर कुछ भी कुर्सियाँ नहीं और हालत भी जो है उनकी काफ़ी ख़राब है और सफाई भी नहीं हुई। कहूँगा अपने कैमरामैन से कि जूम करके ज़रा दिखाइएगा स्कोर बोर्ड की जो हालत है, जो कि कहीं से भी साफ़ सुथरा नहीं है और काफ़ी ख़राब हो चुकी है उसकी हालत। इसकी जो अभी जो हालत है ये भी कुछ टाइम बाद जो है वो तब्दील होने वाली है। इसके हवाले से हम जो बात करेंगे तारिक साहब से। तारिक साहब बताइएगा कि आप ये जो बैठने वाली जगह है जो कि क्राउड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर क्या काम होगा आगे, ये बताइएगा कि शायकीन जो है उन्हें इंटरेस्ट बढ़े इस बारे में। देखें, बहुत काम मांगता है, अभी हम इतना इमीडिएट जल्दी तो नहीं कर पाएंगे। जल्दी हमारा जो सबसे पहला टारगेट है कि हमने कैंप लगाना है, हर सूरत में कैंप लगाना है। इंशाल्लाह कराची वालों को हॉकी देखने का मौका मिलेगा। ये बाय द थर्सडे और फ्राइडे, ये कमिंग फ्राइडे जो है, फ्राइडे के बाद आप आएंगे, आप इंशाल्लाह इस ग्राउंड को आबाद हुए देखेंगे। और हॉकी कौमी खेल है, कराची वालों को मैं दावत देता हूँ, आप आएँ ज़रा देखें इस ग्राउंड को आबाद। आज की पोजीशन भी देख रहे हैं और 4 दिन के बाद की पोजीशन। जैसे कि आपने सुना कि बड़ी खुशखबरी है हॉकी वालों के लिए कि 4 दिन के बाद ये जगह जो है वो फिर से आबाद होने वाली है। अब जो शक्ल में अभी जो मैं आपको शक्ल दिखा रहा हूँ ये वैसी नहीं रहेगी और 4 दिन बाद जो है काफ़ी इसकी शक्ल जो है वो बदल जाएगी। प्रेसिडेंट तारिक बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इधर एक कैंप भी लगने वाला है जो कि आके खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे और कुछ टाइम बाद वो खिलाड़ी जो है वो एशियन टूर्नामेंट के लिए बाहर खेलने जाएंगे। इसके अलावा हम पूछते हैं तारिक भाई, बताइएगा कि यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं एक वक्त में आया करते थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो भी यहाँ पर आएंगे? इंशाल्लाह वो दौर आने वाला है, वो दूर नहीं है। इंशाल्लाह अगला जो 2025 है, 25 में आप इंटरनेशनल टीम्स जहाँ पाएंगे और कराची में इंशाल्लाह कराची वालों को बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। हमारे दो अपना एक टीम है मलेशिया से और दूसरा है जर्मनी से। उनसे जर्मनी से कंफर्म बात हो चुकी है, उसकी टीम आने को तैयार है और हमने भी कंफर्म कर दी है। इंशाल्लाह आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी यहाँ नज़र आएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि पहले जिस तरह से यहाँ पर खेल हुआ करते थे, मतलब जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आके खेला करते थे और हमारे जो कौमी हीरो हैं वो भी उनके साथ बड़ा टाकरे का मुकाबला करते थे, वो उस तरह से मैदान जो है वो फिर से यहाँ पर सजेगा और जर्मनी और मलेशिया की टीमें जो हैं वो यहाँ पर आकर खेलेंगी। प्रेसिडेंट तारिक बुख्ती साहब ने बताया कि जर्मनी की टीम से जो है वो बात हो चुकी है और अब से कुछ महीने बाद जब 2025 आएगा उसमें इंटरनेशनल टीमें भी जो है वो यहाँ पर आकर खेलेंगी और क्राउड जो है जो पाकिस्तान का जो कि अपनी खेल कौमी खेल हॉकी को बड़ा पसंद करता है वो यहाँ पर आए और अपने चहीते फैंस को जो है वो चीयर अप करे और दिल खोल कर अपने खेल को जो है हॉकी के उसको प्रमोट करे। जी।